नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है जिसका इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा था कि देश में जिस कदर नफरत का माहौल फैल रहा है, खासकर कोरोना वायरस के बाद के दिनों में जिस तरह की मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा तमाम न्यूज़ चैनल्स पे हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए फैल रहा है। ऐसा लगता है कि उसी को समझते हुए उन्होंने ये बयान दिया है, जो कि उन्होंने कहा कि जाति, धर्म, रंग और भाषा, सरहद, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस इनमें से कुछ भी नहीं देखता और हमें एकता, भाईचारे से काम लेना चाहिए। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि इसका हम सबको मिलकर सामना करना पड़ेगा। ये बयान उन्होंने लिंक्डइन जो सोशल मीडिया साइट है उस पर उन्होंने ये बयान डाला। उसके बाद इस बयान को ट्वीट भी किया। हालांकि उम्मीद उनसे ये की जा रही थी कि जब वो ताली थाली बजाने की अनाउंसमेंट को टीवी पर टेलीकास्ट करते हैं या वो अपने खुद के यूट्यूब चैनल से दूरदर्शन के जरिए जो तमाम जगहों पर ब्रॉडकास्ट होते हैं वे उसको प्राइवेट चैनल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं, जब इस तरह के बयानों को वो बाकायदा जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जब कहते हैं, तो इतने अहम बयान के लिए जिसकी इतनी बड़ी कीमत देश के बहुत सारे लोगों को चुकानी पड़ रही है, उसके लिए उन्होंने लिंक्डइन का इस्तेमाल क्यों किया? इसके अलावा सिर्फ ट्वीट करके जानकारी क्यों दी? क्या वाकई जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, 4-6 दिन पहले की बात है, इतनी अहम बात, जबकि वाकई जो पूरी तरीके से सांप्रदायिक माहौल हो रहा था उस वक्त उनसे उम्मीद की जा रही थी, तब उन्होंने नहीं किया। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू लिटिल टू लेट, यानी बहुत कम उन्होंने बात कही है और बहुत देरी से कही है। क्या ये बिल्कुल नाकाफी है अपने आप में? उसके बावजूद भी अच्छी बात यह है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस बयान का असर किन लोगों पर होगा और इस बयान के आने तक कितना नुकसान भारत में हो चुका है, कितनी बड़ी कीमत लोगों को चुकानी पड़ी है। इसके अलावा मैं इस पर भी चर्चा करूंगी कि क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर सुन लीजिए कि उनके बयान से पहले और नफरत फैलाने वाला जो पूरा प्रोपेगेंडा है उसके बीच कितना नुकसान हुआ है। आप ये देखिए कि बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं इस वक्त जो कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, यानी जो सब्जी और फल बेचने वाले लोग हैं दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, इसके अलावा बड़ी बड़ी जगहों पर दूसरे कई राज्यों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनसे लोग फल और सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। अलग अलग जगहों का, अलग अलग स्टेट्स का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, दिल्ली से लेके कर्नाटक तक, तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़े बड़े बोर्ड लग गए हैं अलग अलग सोसाइटीज में कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। कम से कम कुछ लोगों ने तो इतनी मेहरबानी की है कि ये कहा है कि कम से कम जब तक नहीं आ सकते जब तक कि कोरोना फैल रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं जो टेलीविजन चैनल्स पर पार्टी की तरफ से बोलते हैं, इसके अलावा पार्टी के ओहदेदारों ने, बड़े बड़े ओहदेदारों ने बाकायदा खुलकर ये कहा है कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग यानी कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग जो हैं वो कोरोना जिहाद कर रहे हैं, कोरोना आतंकवाद कर रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के सदस्य कपिल मिश्रा ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। और इसके बाद से लगातार बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पे बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी लोग कोरोना फैला रहे हैं, जमात के लोग हैं, इनको गोली मार देनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि नुकसान का जिक्र कर रही थी कि क्या कुछ देश में इस वक्त हो रहा है, खासकर ऐसे वक्त पर जबकि जरूरत ये थी कि सभी समुदाय एक साथ मिलकर एक आवाज में बात करते, एक सुर में बात करते और मिलकर इस समस्या का, इतनी बड़ी महामारी का इलाज ढूंढने की कोशिश करते, मिलकर इससे लड़ते। हम किस तरह से बढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा लगातार 24 घंटे न्यूज़ चैनल से जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं, और सिर्फ उन तक बात ये सीमित नहीं, आप यकीन जानिए जब तबलीगी जमात का बार बार जिक्र होता है तो जो आम लोग हैं वो इसको सिर्फ जमात तक सीमित नहीं रखते। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि यही लोग आरोपी हैं, बल्कि पूरे समुदाय के ऊपर निशाना साध दिया जाता है। उनके ऊपर थूकने के आरोप लग रहे हैं, सब्जी वालों को पीटने के वीडियो हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। कई बार ऐसे वीडियो सामने आए, दिल्ली से भी इस तरह का एक वीडियो सामने आया जो हमने आपको इससे पहले वायर पर दिखाया है। तो कोरोना आतंकवादी कहा जा रहा है, इसके अलावा तालिबानी कहा जा रहा है, मानव बम कहा जा रहा है। बाकायदा टीवी चैनल्स पे 24/7 न्यूज़ चैनल्स पर इस तरह की बातें हो रही हैं। मेरठ के अस्पताल ने बाकायदा न्यूज़पेपर में छपवा कर ये ऐलान किया कि हम कोरोना के जो पेशेंट होंगे या कोई भी मुस्लिम पेशेंट हैं उनको अपने अस्पताल में हम दाखिल नहीं करेंगे, हम इलाज नहीं करेंगे। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जिसका संविधान ये कहता है कि वो धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ पर इस धर्मनिरपेक्ष संविधान के बावजूद एक अस्पताल
ये कह रहा है कि वो एक धर्म के लोगों का इलाज नहीं करेगा। ये प्रोपेगेंडा का जो नतीजा है वो ये भुगतना पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन तमाम दिनों को गुजार कर अब जाकर इस पर बयान दिया है। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, जो कि रोजाना इस मुद्दे पर ब्रीफिंग करता है, पत्रकारों को बताता है, वो हर रोज ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से तबलीगी जमात से जुड़े हुए इतने लोग हैं और साफ तौर पर ईंधन दे रहे हैं। हालांकि WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक आप किसी भी समुदाय को निशाना बनाकर किसी भी समुदाय के प्रति उसको एक तरह से उसको इंगित करके, उसको इशारा करके आप नहीं कह सकते कि ये समुदाय या ये फलां तरह के लोग या इस समूह के लोग इसको फैला रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर मैंने देखा है कि पिछले 100 सालों में लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। जब जब महामारियां हुई हैं तब एक एक समुदाय को निशाना बनाकर उसके खिलाफ नफरत फैलाई गई है और इसी पृष्ठभूमि में WHO ने ये बात कही है। लेकिन इसको पूरे तरीके से दरकिनार करके जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्ट्री में लव अग्रवाल, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस तरह का डेटा, इस तरह का आंकड़ा देते हैं जिसको न्यूज़ चैनल्स पिक करके फिर प्रोपेगेंडा के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स है, ये जो समूह है, इसने अपनी जो साइंटिफिक जो उनका ज्ञान है वैज्ञानिक, उसके आधार पर ये कहा है कि आंकड़ों से ये हरगिज साबित नहीं होता कि जो आरोप मंडा जा रहा है कि तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है भारत में कोरोना वायरस फैलाने के लिए, आंकड़े इस बात का समर्थन नहीं करते। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि टेस्टिंग जो है वो भारत में बहुत कम हो रही है। अब चूंकि ये शक हुआ तबलीगी जमात के ऊपर, इस शक की वजह से तबलीगी जमात के लोगों का ज्यादा टेस्ट हो रहा है, इसलिए ज्यादा बड़ी तादाद में, चूंकि टेस्ट ज्यादा हो रहा है इसलिए नतीजे ज्यादा आ रहे हैं और इसीलिए बड़ी तादाद में तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग इसके शिकार, इसके पीड़ित बताए जा रहे हैं। लेकिन जो पीड़ित हैं उनको एक आरोपी बनाकर पेश किया जा रहा है या दोषी बनाकर सीधे तौर पर पेश किया जा रहा है। अब जो बहुत अहम बात मैं कहने जा रही हूँ वो आप सुनिए कि पिछले कई दिनों में हम ये देख रहे हैं कि जो अरब दुनिया है उससे जुड़े हुए लोग, अरब दुनिया से जुड़े हुए लोग, यानी कि सऊदी अरब से लेकर UAE से लेकर कुवैत तक अलग अलग लोग, पत्रकार हैं इसमें, पत्रकारों के अलावा इसमें वकील हैं, जो वहाँ की रॉयल फैमिली है उससे जुड़े हुए लोग हैं और बाकायदा वहाँ की सरकारों से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े जो बिजनेस फैमिलीज जो वहाँ पर हैं, जो बड़े बड़े कारोबार करती हैं, उन फैमिली से जुड़े हुए जो असरदार लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वो अब ट्विटर पर मैंने खुद देखा है कि ट्वीट्स के जरिए ये जो इस्लामोफोबिक ट्वीट हैं, यानी कि मुस्लिम विरोधी जो ट्वीट्स हैं, उनका जवाब दे रहे हैं। और किस तरह से ये ट्वीट्स अपनी स्क्रीन पर आप ये देखिए कि इनके जरिए कहा जा रहा है कि भारत को वो किस तरह से एक बहुत ही शांति प्रिय देश मानते रहे, लेकिन इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आप ये देखिए कि ये भी सामने आ रहा है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि 57 सदस्यों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसने ये स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जो इस्लामोफोबिया है, यानी कि जो मुस्लिम विरोध हो रहा है भारत में, उस पर भारत की सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए भारत की सरकार को। तो मैं आपको बता रही थी कि ये तमाम जो असरदार लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं, जो अपनी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। उसके अलावा OIC ने भी ये स्टेटमेंट जारी किया। इसके अलावा दुनिया के और कई ऐसे संगठन हैं जो इसको लेकर बयान दे चुके हैं कि भारत में जो इस्लामोफोबिया देखने को मिल रहा है वो कितना खतरनाक है। अब इसकी जो जड़ में एक बड़ी वजह है वो ये भी है कि जो इन गल्फ कंट्रीज में बैठे हुए लोग हैं वो वहाँ से भी इस्लाम विरोधी जो ट्वीट्स कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। गल्फ न्यूज़ के एडिटर बॉबी नकवी से मैंने बातचीत की और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि जो इस तरह का ये पूरा जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है, क्या इससे उन लोगों को नुकसान हो सकता है, वो जो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है इसमें, जो कि खुद अपनी मेहनत से, अपने मेहनत के पसीने से वहाँ काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और रोजी रोटी कमाकर किसी तरह से घर भेजते हैं यहाँ पर, क्या उन लोगों को नुकसान हो सकता है। और ख़ासकर मैंने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि अचानक इतनी बड़ी तादाद में ट्विटर पर ये अरब जो दुनिया है इससे जुड़े हुए लोग आखिर क्यों एक तरह से जवाब दे रहे हैं, क्यों प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आरफा, पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ दिनों में यहाँ से जो गल्फ अरब कंट्रीज के कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने ट्विटर पे और उन दूसरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जो इस्लामोफोबिया है और जो इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर अटैक हो रहा है उसके ऊपर लिखना शुरू किया है। काफी लोगों ने इधर कुछ ट्वीट किए हैं, काफी लोगों ने
जो लोग ऐसा कंटेंट जनरेट कर रहे थे, ऐसे पोस्ट डाल रहे थे फेसबुक हो या ट्विटर हो पे, उन लोगों को टैग करके और उनसे सवाल पूछे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इस्लाम के खिलाफ क्यों लिख रहे हैं, आप अरब्स के खिलाफ क्यों लिख रहे हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों लिख रहे हैं, आप यहां पे रह रहे हैं उसके बावजूद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे कई ट्वीट सामने आए हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई चूंकि ये कोई एक तरह का कोऑर्डिनेटेड कोई कैंपेन है या बैकलैश है। मैं बैकलैश नहीं करूंगा, ये काफी स्ट्रांग शब्द होता है। हाँ जरूर, क्योंकि इनकी ये जो लोग लिख रहे हैं इनकी अपने अलग अलग बैकग्राउंड हैं, काफी डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं। ये लॉयर्स हैं, ये कॉलमनिस्ट हैं, फॉर्मर एडिटर्स हैं, प्रोमिनेंट बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हैं लोग। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स है। आपने जो दूसरा सवाल पूछा था कि क्या इससे क्या किसी तरीके की इंडिया की रिलेशनशिप जो है अरेबियन रीजन से, अरब गल्फ कंट्रीज से, उस पर क्या असर पड़ सकता है। ऐसा नहीं है। उसकी कई वजह हैं। एक तो वजह यह है कि पहली वजह यह है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी बहुत स्ट्रांग फाउंडेशंस हैं। और ये आज की नहीं है, कई डेकेड्स पुरानी फाउंडेशंस हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है बहुत ही रोबस्ट है और बहुत स्ट्रांग है। दूसरी जो चीज है वो है ट्रेड। अगर हम ट्रेड रिलेशनशिप को देखें तो फॉर एग्जांपल द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई इज रफली अराउंड, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करीब 130 बिलियन डॉलर की है। उसके अलावा अगर आप रेमिटेंसेस देखें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया जो है बिगेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का। ये रेमिटेंसेस कहां से आती हैं? अगर आप टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट उठा के देखें जहां से रेमिटेंसेस आ रही हैं इंडिया में, तो उसमें से आप 5 कंट्रीज जो है वो अरेबियन गल्फ की हैं। जस्ट इन 2018 जो कि लेटेस्ट डेटा अभी तक अवेलेबल है, यूएई से करीब 14 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस यहां से भेजी गई हैं इंडियन वर्कर्स से। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत स्ट्रांग पीपल टू पीपल टाइज हैं। मुझे ये नहीं लगता कि किसी तरह का इसका असर पड़ेगा रिलेशनशिप पे। हाँ, एक चीज जरूर है कि ये जो एक परसेप्शन जो बन रहा है कि एक तरह की जो बिगेटरी है या कम्युनलिज्म जो है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखा जा रहा है आजकल, ट्विटर पे, फेसबुक पे, दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे व्हाट्सएप हैं, इस तरह के कंटेंट को लेके एक तरह की टॉलरेंस इंडिया में है, ऐसा परसेप्शन जरूर बन रहा है। एंड डे बाय डे दिस परसेप्शन इज गेटिंग सॉलिडिफाइड। उसके अलावा ये भी नोट किया जा रहा है कि इस कंटेंट को या ऐसे लोग जो इस तरीके का ट्वीट्स करते हैं ये इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ, इनको डिस्करेज नहीं किया जा रहा है। देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस फॉर दोज पीपल हु अब्यूज इस्लाम और मुस्लिम्स, पर्टिकुलरली इंडियन मुस्लिम्स। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि जो एम्बेसडर हैं यूएई के लिए, भारत के एम्बेसडर पवन कपूर, उन्होंने भारत में जो यूएई में रहने वाले लोग हैं, भारतीय नागरिक, उनको चेताया है कि इस तरह की भेदभाव की जो हरकतें हैं वो ना करें। साफ तौर पर यह प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मैंने बॉबी नकवी से ये भी जानने की कोशिश की कि इस तरह की जो बेहुदा हरकतें यहाँ देखने को मिल रही हैं, इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज में बैठे हुए लोग जिस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं, इसको पूरी तरीके से सांप्रदायिक बना रहे हैं, कोविड-19 के बाद के संक्रमण को, उससे क्या भारत और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके संबंधों पर असर पड़ सकता है? क्योंकि ये भी याद रखने वाली बात है कि जो सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक, जो 10 बड़े देश हैं, उनमें कम से कम 4 से 5 देश सिर्फ यूएई, सिर्फ गल्फ कंट्रीज से आते हैं। तो ये एक अहम बात है जो याद रखने वाली बात है। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं बॉबी नकवी। मेरा फिर यही कहना है कि जो एक परसेप्शन जो बिल्ड हो रहा है, उस परसेप्शन को कोशिश ये की जानी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, कि इस परसेप्शन को सॉलिडिफाई न होने दिया जाए। जाहिर बात है कि कोई भी अगर एम्प्लॉयर है गल्फ का, अगर वो इंडिया से मैन पावर लाना चाहता है, किसी को हायर करना चाहता है, तो अगर इस तरीके की बातें बार बार होंगी
तो वो उनका बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर देंगे कि भाई ये आदमी, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी डिजिटल प्रेजेंस क्या है, इनकी डिजिटल एक्टिविटीज क्या है। क्योंकि इफ somebody is caught abusing Islam and if he or she happens to be an employee of a Gulf entity, तो जाहिर बात है कि उससे उन एंटिटीज के ऊपर भी असर पड़ता है। जैसा कि इधर कुछ दिनों में देखा गया है कि उनके एम्प्लॉयर्स ने, हम लोगों ने खुद भी ऐसी खबरें पब्लिश की हैं कि एम्प्लॉयर्स ने फौरन एक्शन लिया है जब भी उनके सामने ये बातें आई हैं कि उनका एम्प्लॉय ऐसे इस्लाम को अब्यूज कर रहा है, तो फौरन उन्होंने एक्शन लिया है उस आदमी के खिलाफ। तो जाहिर बात है कि थोड़ा सा जरूर कॉशियस होंगे एम्प्लॉयर्स आने वाले दिनों में, और उनका डिजिटल बैकग्राउंड जो एम्प्लॉयज का है वो जरूर मॉनिटर करेंगे। तो बॉबी नकवी की आपने बातें सुनी, और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो तमाम अरब कंट्रीज हैं ये लोकतांत्रिक देश नहीं हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से जो लॉज हैं, इनके जो कानून है उसके हिसाब से कोई भी पत्रकार या फिर जो नागरिक हैं, वहाँ की जो मीडिया लॉज हैं उसके हिसाब से वो अपनी राय इतना खुलकर पेश नहीं कर सकते। साफ तौर पर वहाँ के मीडिया लॉज ये कहते हैं कि जिन देशों से जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनसे दोस्ताना संबंध हैं इन मुल्कों के, उनके बारे में आलोचना ना की जाए। तो अगर जब ये आलोचना हो रही है भारत के बारे में, तो क्या ये माना जाए कि जो इन देशों के जो शासक हैं, जो सरकारें हैं, उनकी भी अनुमति है इन लोगों को जो ये आलोचना कर रहे हैं बाकायदा पब्लिकली। तो ये बेहद फिक्र की बात है, और ये भी फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री अपने देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, या फिर ये जिस तरह से OIC का स्टेटमेंट आया है, या फिर अलग अलग लोग जो अरब में आवाजें उठा रहे हैं उनको प्रतिक्रिया देने के तौर पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।